पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। मेरे साथ मौजूद हैं बाबर डोगर साहब। नाजरीन, आज क्या हुआ और क्या मामलात, अहम जो चीज़ें हैं, उस हवाले से पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आप चीज़ें सामने आ रही हैं कि हुकूमत अब मिनी बजट जो है वो भी लाने का सोच रही है। 7400 अरब रुपए जो है वो कर्ज़ों का इजाफा हुआ है। इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि कितने हज़ार अरब जो है पाकिस्तान को मकरूज़ कर दिया। और फिर जिस तरह ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि IMF रवा माली साल की जो दूसरी समाई के हवाले से 105 अरब रुपए का रेवन्यू हदफ पूरा ना करने के बावजूद FBR की कारकर्दगी वो भी सामने आ रहा है। 10 फरवरी को वफद जो IMF का वो आ रहा है पाकिस्तान। 13 फरवरी तक ये मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे। IMF को आगाह कर दिया गया कि FBR जो है 52 खरब 70 अरब के करीब जो हदफ है उसके करीब नहीं पहुंच सके। इससे पहले जिस तरह चीज़ें आ रही हैं सामने कि गुज़श्ता बरस 10 लाख लोग बेरोज़गार हुए, 50 लाख नौकरियां जो देनी थी, लेकिन उसके बरस काम हो गया। रवां बरस जो माहिर मुआशियात हफीज़ शेख साहब कह रहे हैं कि 10 लाख मज़ीद लोग जो हैं वो, बल्कि रवां साल 12 लाख मज़ीद जो है वो लोग बेरोज़गार होंगे। 3200 अरब जो है वो सूद की मद में हुकूमत को सिर्फ एक साल में अदा करने पड़ेंगे। तो इस के अलावा भी बहुत सारे आज इश्यूज़ हैं प्रोग्राम के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। एक तो आज DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की एक मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से। उससे पहले जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी भी मुलाकात काफ़ी अरसे बाद वज़ीर आज़म से 1-on-1 हुई है। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से जो मुलाकात हुई है, इन मुलाकातों में क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें हम नाज़रीन से शेयर करेंगे। और भी कुछ मामलात हैं जो इस तरह असम्बली के अंदर जो सरेआम जो बच्चों से जिनसी दरिंदगी के मुल्ज़मान को सरेआम फांसी के हवाले से, और ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो डोगर साहब, ये तो एक मिनी बजट आ रहा है, महंगाई और ये चीज़ें जो है जो हुकूमत ने जो दावे किए थे, ये चीज़ें तो उसके बिल्कुल बरक्स हो रही हैं सारी। खल साहब, बड़े ज़ोर शोर से शबर जैदी साहब को लाया गया था कि शबर जैदी साहब जो हैं बड़े एक्सपर्ट हैं, FBR का वो टारगेट्स उनको दिए गए, टारगेट्स वो अचीव करेंगे। शबर जैदी साहब जो हैं वो टारगेट्स का शॉर्टफॉल है वो तो भागे हैं, वो तो मेरी इत्तलात के मुताबिक वो तो नहीं अब वापस आने वाले, वो अब गए। IMF जो है वो उसका गवर्नमेंट पे पूरा प्रेशर है, भरपूर प्रेशर है कि जनाब आपके जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनको हर सूरत में अचीव करें। अगर आपने हमारे साथ चलना है तो रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव किया जाए। अब रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको, और IMF जो है उसका प्रेशर है, आप उसको सस्टेन कर नहीं सकते, अगली किस्त उन्होंने देनी है। तो उसके लिए अब चारा क्या है? चारा यही है कि जनाब जो जिनसे टैक्स लेना था, टैक्स नेट जो बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, कहा था आपने यहाँ पे प्रोग्राम कर करके सारी कौम को कि जनाब देखिए टैक्स नेट बढ़ रहा है, हर बंदा टैक्स नेट में आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो हुआ कोई नहीं। टैक्स तो लोगों ने दिया कोई नहीं, टैक्स नेट वही रहा। अल्टीमेटली हुआ ये कि जनाब रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आया। अब सोच रहे हैं दो ही इश्यूज़ हैं। एक तो इशू ये, आपने सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ से वो टाइट कर सकती थी पे टाइट कर दिए हैं। अब उसके बावजूद शॉर्टफॉल ज़्यादा है। उसका अब ये है कि या तो GST को 17 से 18% कर दिया जाए। एक तरीक़ा ये है कि GST को 17 से 18% किया जाता है तो आप सोचते हैं कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़। एक आम आदमी, एक मज़दूर, एक किसान बेचारा जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है वो तो मर ही जाएगा ना। या फिर ये है कि कुछ अशिया पर टैक्स जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया जाए। कहा यह जाएगा कि ना ये जो अमीर लोग हैं इन पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है और अल्टीमेटली पे वो गरीब करेगा। या तीसरी तजवीज़ ये है कि गैस, बिजली और पेट्रोल इनकी कीमतों में को बढ़ा दिया जाए। तीन चीज़ों पे गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों पे को बढ़ाएगी। अगर गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाती है तो उसका भी अल्टीमेटली जो शॉर्टफॉल है वो एक आम आदमी पर गिरेगा, एक गरीब आदमी पर बम्प गिरेगा। अगर आप GST को बढ़ाते हैं
तो उससे भी एक आम आदमी ही वही मरेगा। बल मरना गरीब नहीं है, और मिनी बजट जो है वो तो मुझे मैं भी इससे आपसे एग्री करता हूं कि हुकूमत के पास जिस तरह आपने बताया 3 ऑप्शन है। एक तो ये है कि अशराफिया और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको माफियाज का नाम देती है बार बार हुकूमत भी, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, उनसे प्रॉपर टैक्स जितना बनता है लायबल वो लिया जाए। मेरा ख्याल है वो सबसे मुश्किल रास्ता है। खैर साहब वो नहीं होता यार, मेरी एक बात सुने, गैस इन्होंने ये करके देख लिया ना, पूरा जोर लगा लिया। जितने बड़े बड़े मगरमच्छ थे वो तो इनके अल्टीमेटली उनसे हाथ जोड़ के उन्होंने जान छुड़ाई कि यार ताड़ी मेहरबानी है, ये नैब भी तुम्हारे से पीछे हो गई, नैब भी नहीं तुम्हें पकड़ेगी, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, कोई तुम्हें टैक्स का नहीं पूछेगा। बस ये तो लाजवाब ये है कि अवाम की शामत आएगी, वो मिनी बजट के जरिए आप करें, जीएसटी बढ़ाएं, आप बिजली गैस पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करें, तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए ये लेसर जो और इजी ऑप्शन होगी, इसी को ऑप्ट करेगी। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से काफ़ी खबरें आ रही थी, वह बैरून मुल्क भी गए। परवेज़ खटक साहब बड़े परेशान थे कि शायद इमरान खान साहब उनसे कहीं नाराज़ ना हो जाएं। बिल आखिर वो जी मुलाकात आज हुई है वज़ीर आज़म से, और उस मुलाकात में जहांगीर तरीन साहब जो बराह रास्त उनका हालांकि इमरान खान साहब से रब्ता है, क्या वजह है कि क्या उनके राब्ते आपस में मुनक़ता हो गए थे, क्या उनकी एक्सेस ख़त्म हो गई थी। इमरान खान साहब को उन्होंने ये गिला किया है कि जी मेरे बारे में आपको मिस ब्रीफ किया जा रहा है, आपको गलत इतलात दी जा रही हैं, और कुछ लोग जो हैं मेरे खिलाफ बाकायदा एक कंपेन चला रहे हैं। अच्छा, ये वो कुछ लोग कौन है? ये नाम माफियाज का आईबी है, नहीं ये आईबी है, ये एजेंसी रिपोर्ट्स हैं, ये वो जो क्राइम ब्रांच होती है क्या होती है, स्पेशल ब्रांच है, ये सारे जहांगीर वो उस हवाले से थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपको बता दो। आज DGISI आपने बात की, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की मुलाकात हुई है, बड़ी तफसीली मुलाकात थी, इमरान खान साहब से इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है। ये मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हुई है, और इस मुलाकात के कुछ ख़ास मकसद भी थे। इमरान खान साहब जो है उन्होंने कुछ टास्क दिए थे, जो इस तरह मीडिया में चीज़ें आ रही थी और इंटेलिजेंस इदारों से भी रिपोर्ट्स आ रही थी, तो उस हवाले से कुछ टास्क दिए हुए थे। अगर आप ये तस्वीर नाज़रीन को हम दिखाएं तो काफ़ी एक फ़ाइल और फोल्डर भी साथ DGISI के पास था, जो कि इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें जो उनकी क्वेरीज़ थी, कुछ उन्होंने टास्किंग की हुई थी, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ भी थे, रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी थे, और भी बहुत सारे उसमें जो काउंटर चेक करने के लिए कुछ, जिस तरह आप देख रहे हैं ये टेबल पे राइट साइड पे जो DGISI उनके साथ एक फोल्डर भी पड़ा हुआ है, काफ़ी नज़र आ रहा है उससे आपको। तो इस मुलाकात के अंदर और इसकी मार्च के अंदर आपको शायद पंजाब के अंदर कोई अहम तब्दीलियों का भी इस पे में भी ऐसा भी हो जाए कोई मामला। और दूसरा गवर्नर इमरान इस्माइल से जो मुलाकात हुई है, उसमें मेरा ख्याल है, जो मेरे ज़राए से जो पता चला है, शायद IG सिंध का जो मामला है बिल आखिर वो हल होने के करीब पहुंच गया है, और अभी इससे कंसेंसस किया है, एतमाद में लिया है गवर्नर इमरान इस्माइल को वज़ीर आज़म ने, और सिंध हुकूमत जो कहा था कि नया नाम नहीं भेजेंगे। अभी तक जो फाइनल हुआ है नाम वो है मुश्ताक महर का, कि कलीम अमाम की जगह पे मुश्ताक महर जो है वो होंगे नए IG सिंध। तो इसके साथ एक और पेशरफ्त हुई है कि JV ओपल जो एक इंक्वायरी थी चल रही थी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शेयर होल्डर हैं, फरियाल तालपुर और जरदारी साहब भी उसमें मुलज़म हैं। उसमें इंक्वायरी से जो नैब पिंडी चैप्टर उसको कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में उसको तब्दील कर दिया गया। तो ये इस तरह की चीज़ें अब पेशरफ्त हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो जो आपने कही है कि जी पंजाब में मार्च अप्रैल तक कोई तब्दीली होगी, वो तब्दीली से क्या मुराद है कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लेके आए हैं, जो चीफ सेक्रेटरी और IG क्या वो तब्दील हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब तब्दील हो रहे हैं, मतलब तब्दील कौन हो रहा है? मेरी जो इतला है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और ख़ास तौर पे IG की और चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर की बिल्कुल नहीं बन रही। हालात बहुत ख़राब हैं।
यहाँ तक कि अभी 3 दिन पहले एक CM, IG और चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे। उन्होंने तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPOs, DPOs सबको वीडियो लिंक के जरिए लिया और उसके साथ MNA और MPS को भी लिया। जितने MPS और MNA थे उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए पुलिस के खिलाफ, मगर हर एक बंदे का ये कहना था कि जनाब मसला ये है कि हम थाने अगर हम SP को मिलने जाते हैं, DPO को मिलने जाते हैं, RPO को, हमें इज्जत तो दे दें, काम होना ना होना तो बात की बात है, ये तो इज्जत देने के भी रवादार नहीं है और इंतहाई बदतमीजी की जा रही है, जिस पर IG जो थे वो खामोश रहे, उनके पास उसका जवाब कोई नहीं था। ये भी सुनने में आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है बहुत सारी पंजाब जो चीफ सेक्रेटरी या IG ऑफिस की समरी हैं उस पर ऊपर बैठे हुए हैं और वो साइन नहीं कर रहे। जहाँ तक बात यह है कि जहांगीर तरीन की और जो बात हो रही थी उनका जो अलायंस है, मैं आपको एक और खबर ब्रेक करता हूँ यहाँ पर। चौधरी प्रेरलाई पिछले दिनों में चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिले, उन्होंने कहा कि जनाब के साढ़े काम रुके हैं, जहांगीर तरीन के साथ हमारा फाइनल हो गया था और ये काम थे, उसमें यह था कि 20 अरब रुपया डन हुआ था कि वो हमें उसके फंड्स मिलेंगे और उसके साथ ट्रांसफर पोस्टिंग का भी वादा किया गया था, जिस पर उस्मान बुज़दार साहब ने उनसे कहा कि जनाब 20 अरब तो ठीक है लेकिन मैं तो 8 अरब के फंड तो आपको पहले ही दे चुका हूँ। जिस पर चौधरी साहब ने कहा जी वो कौन से फंड्स हैं, वो तो मुझे तो नहीं कोई पता कौन से फंड्स आपने दिए। उन्होंने कहा जी मैंने फंड दिए हैं आपको, आपके ये तरक्याती काम थे। उन्होंने कहा जी नहीं ये 20 अरब तो वो है जो हमारे साथ एग्री किया गया था। वो पुराना मनसूबा जो है ना PIC वाला मुल्तान का, मेरे ख्याल उसके भी पैसे गिन लिए होंगे। अच्छा, अब उस्मान बुज़दार साहब बड़ी तेज चीज़ है, जिस तरह नजर आते हैं उस तरह है नहीं है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि जनाब ये जो 8 अरब के प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सारे बंद कर दो और इनसे अब 20 अरब का हम निगोशिएट करेंगे दोबारा से। वो सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए। साथ ही उन्होंने इमरान खान को फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा जी चौधरी साहब आए थे, ये 4 सफ़े मुझे दे गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के, हुक्म करे करना क्या है, ये करनी है या नहीं करनी। खान साहब ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। वो उन्होंने कहा जी ठीक है। अब चौधरी साहब जो हैं उनको बाद में पता चला कि जनाब जितने तरक्याती फंड जो थोड़े बहुत चल रहे थे वो भी सारे रुक गए हैं और ये ट्रांसफर पोस्टिंग भी रुक गए हैं। वो उस पर बड़े गुस्से में आ गए। बाद में दोबारा चीफ मिनिस्टर ने उनसे कहा जी आप टेंशन ना लें, वो 8 अरब के जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपके दोबारा शुरू करा देता हूँ, यानी कि वो 20 अरब से उनको 8 अरब पे ले आए हैं। और बाद में इमरान खान साहब ने कहा देखा जी मैंने परफॉर्म किया कि वो 20 अरब मांग रहे थे, मैंने उनको 8 अरब पे राज़ी कर लिया और वो 4 सफ़े जो थे वो 4 सफ़ों से एक सफ़ा जो था वो मैंने कर दिया, बाकी 3 सफ़े जो है वो मैंने अपने पास रख लिए हैं। ये नहीं कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं आप लगते जिस तरह से हैं कामयाबी का राज डोगर साहब उन्होंने ये साबित किया कि जनाब ये जहांगीर तरीन और ये सारे इनको छोड़े, मुझ पर इत्मीनान करें, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा। जो अगर ये 20 अरब की बात करते मैं 8 अरब पे इनको राजी कर लूंगा और यही अगर ये 4 सफ़े ट्रांसफर पोस्टिंग कहते मैं 1 सफ़े पे राजी। यही खूबी इमरान खान साहब को पसंद है, इसलिए वो कहता है ये बड़े छुपे रुस्तम है। तो मामला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को चीजों को डील करना आता है और ये बिल्कुल इसी तरह ही बात है। लेकिन एक बात है लेकिन जो ट्रांसफर ये आप डंडी मार रहे हैं, लेकिन जब उनको फ्री हैंड दिया जाता है ना, फिर उस्मान बुज़दार साहब की कामयाबी की वजह यह है कि और वो सारे कोई भी काम है ना, कोई भी काम है वो जब तक वजीर आजम इमरान खान को इत्मीनान मिल लेते वो नहीं करते। वो छोटे, अब ये जिस तरह आपने बताया परवेज लाई साहब का, किस तरीके से उन्होंने वजीर आजम को इत्मीनान में लिया और इस तरीके से उन्होंने ये मामला भी हल कर लिया और वजीर आजम जो है उनकी खुशनुदी भी हासिल कर ली। तो ये मामला फहमी उनमें है। लेकिन एक जो बात है मैं आपको डोगर साहब बताऊं, अब चीफ सेक्रेटरी ये कहते हैं कि जनाब चौधरी बरादरान का आप ये बता दें कि जो 3-4 ज़िलों की बात करते हैं या 2-3 तहसीलों की बात करते हैं, उनकी क्या मर्जी के DPO या DCO नहीं लगे? जो डिप्टी कमिश्नर या DPO जो है या बाकी जो लोग हैं वो बताएं क्या उनकी मर्जी के खिलाफ लगे हैं? इस पे तो कोई नहीं चौधरी साहब भी जवाब देते। वो कहते हैं लगाए तो उनकी मर्जी के हैं, आगे जो वो लिस्टें देते हैं या काम अगर कहेंगे, अब उनका एक मौक़िफ़ है तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारे काम हो जाए। खैर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, असल इशू जो है ना वो चीफ सेक्रेटरी से नहीं, असल इशू इस टाइम जो पंजाब गवर्नमेंट का उस्मान बुज़दार का या चौधरीयों का वो है IG से। IG साहब जो है वो बड़ी सख्त पॉलिसी लेके आए हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे काम में कोई इंटरफेयर ना करे। आप खुद ही कहते थे KP के मॉडल बनाना चाहिए। DPOs और जो RPOs हैं उनको उन्होंने कह दिया कि जनाब जो MP MNA आए उसकी बस आपने उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवानी, ज़्यादा मुंह नहीं लगाना।
अब MNS भी रो रहे हैं, MPS भी रो रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो लिंक के लिए जो पीछे कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 100% कंप्लेंट जो थी वो IG की थी पंजाब में। अब हालात पंजाब के वही हैं, IG और CM ऑफिस के वही इस टाइम चल रहे हैं जो सिंध में चल रहे थे। तो पहले IG भी CM साहब की मुखालफत की वजह से गए हैं, उनसे भी CM को इशू था। अब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो अपने पत्ते बड़े अच्छे खेल रहे हैं। इमरान खान साहब की वो गुड बुक्स में है, उन्होंने जो चीज़ उन्होंने पूछनी होती है वो लाजमी पूरा वजन दे के पूछते हैं, जनाब खान साहब जो आप हुक्म करेंगे सही वही होगा, ये सिचुएशन बताएं। वो उनको वो जनाब उनको पूरा शीशे में लेते हैं। खान साहब भी यही चाहते हैं कि जनाब CM एक ऐसा हो जो हर चीज़ मुझसे पूछ के चले। रोज़ के 10 डिसीजन करने हैं, 5 इमरान खान साहब से पूछ लिए, 5 अपनी मर्जी के कर लिए, और खान साहब की गुड बुक्स में है। अब ये जो मैच पड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें CS और IG हैं और दूसरी तरफ CM है, और CM जो है वो अब देखें ये कब तक चलता है, 1 महीना चलता है, 2 महीने चलता है। जो आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, मुझे तो CM कहीं जाते नज़र नहीं आ रहे, CM मुझे कहीं जाते नज़र नहीं आ रहे। CS जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, मार्च के IG अंदर जो है, IG का मुझे नहीं पता कि IG मार्च के अंदर, ये नाजरीन के लिए भी कि मार्च के अंदर पंजाब में तब्दीली आएगी और सबको नजर आएगी। और सर क्या तब्दीली होगी वो भी तो बताए ना, मैंने तो सारा थोड़ा सा सस्पेंस भी रहने देना। नहीं, मेरा मतलब है IG जाएगा, CS जाएगा, ये चीफ मिनिस्टर जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर तो मुझे जाता नजर नहीं आ रहा। IG भी जो है, CS जो है वो चले वो भी ठीक है, मुझे इसमें सबसे कमजोर IG लग रहा है। अब आगे आप बेहतर जानते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मार्च में तब्दीली नजर आ रही है, दूसरा या फिर ये सारे जा रहे हैं। बस इस पे मैं अभी खामोश ही हूँ। अब मार्च तक इंतजार करें, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। शेख रशीद साहब फाकी वजीर जी रेलवे हैं, उन्होंने नैब को एक ख़त लिखा था 27 नवंबर को, उस पर भी चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। 3 अफसरान हैं जो रेलवे के हैं, उसमें DS गवादर हैं, हनीफ गिल, और दीगर जो अफसरान हैं फ़ाहद रहमान डायरेक्टर IT, और एजाज़ अहमद नसीम है, ये डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल टेलीकॉम है। इन्होंने वजारत IT की जानब से 2009 में प्रोजेक्ट के लिए जो 10 करोड़ से ज़ायद की मालियत थी, 15 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था, जो ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये मामला है कि रेलवे की जो करप्शन है उस हवाले से एक ख़त लिखा वज़ीर रेलवे ने, और उस पर चेयरमैन ने इन 3 जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन का अब बाकायदा आगाज़ कर दिया। नवंबर 27, 2019 को ये वज़ीर की जानब से ये ख़त लिखा गया था। बाकी जिस तरह जहांगीर तरीन की इमरान खान साहब से दूरियों के हवाले से, एक खलीज के हवाले से जो बहुत सारी ख़बरें आ रही थी, अब ये मुलाकात हुई है। मुलाकात की बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो इमरान खान साहब शुरू में तो थोड़ा सा गुस्सा भी था उनको, लेकिन बाद में पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी या कौन सी ऐसी बात की जहांगीर तरीन साहब कि उसके बाद थोड़ा सा माहौल जो है आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात में खुशगवार होता गया। अब देखते ही है कि जहांगीर तरीन साहब दोबारा उसी तरीके से वापस आते हैं। बहरहाल ये एक बात रियलिटी है कि इमरान खान साहब के मोस्ट कॉन्फिडेंट हैं, इमरान खान साहब उनसे मशवरे करते हैं, और जो ये सियासी जोड़ तोड़ है, जो इत्तेहादियों, जो मुज़ाकरात हैं, जो मफाहमती और ये आपस में जो डायलॉग है, उस हवाले से जहांगीर तरीन ही एक अहम खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब के। अब ये जो माफियाज के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, जो तोड़ के माहिर है, सब कुछ है, लेकिन उसकी कीमत जो है ना वो पूरी अवाम पे करती है। चाहे वो आटे की कीमत हो, चाहे वो चीनी की कीमत हो, चाहे वो बाकी चीज़ों की कीमत हो। मैं मगर अगर वो खुश होते हैं, इमरान खान से राज़ी हो जाते हैं, इमरान खान उनसे, इमरान खान ने तो FIA को भी कहा हुआ है कि उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट दे, बाकी 3 एजेंसियों की रिपोर्टें उनकी टेबल अब इस मुलाकात के बाद FIA क्या मजाल है, बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है। अभी आप माफिया की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर से जिस बंदे की 1-on-1 मुलाकात हो, FIA की मजाल है कि उसके बारे में नाम दे दें उसका रिपोर्ट में? तो फिर आपने कभी सोचा पाकिस्तान के इदारे इतने ताकतवर? एक बात बताएं, एक तरफ खान साहब रो रहे हैं महंगाई, एक तरफ बात हो रही है मिनी बजट की, एक तरफ बात हो रही है कि जनाब जो है महंगाई पे काबू नहीं, और आज मुलाकात हुई, साथ चीनी की बरामद भी रोक दी गई। दूसरी तरफ आप साहब, चीनी की बरामद के हवाले से जो समरी वगैरह गई हुई थी वो रुक गई है। अगली सुन ले खबर। चले तो फिर इसका मतलब है कि चीनी तो फिर महंगी हो रही है,
फिर तो चीनी की को रोक अब नहीं मुझे सकता। नहीं पता कि क्या कहानी आप सुनाई खुद गई यहाँ है। पर कहते रहे कि चीनी जो है अगले महीने मैं तो अप्रैल कह रहा हूं तक रमजान पे 100 क्रॉस करेगी। 100 रुपया क्रॉस करेगी। तो मुझे बताएं कि वो माफियाज जो अब ये किसने इन्फ्लुएंस किया है? असल वो माफियाज को कंट्रोल कौन करेगा? माफिया के नाम सामने कौन लेके आएगा? माफिया खुद का इन लोगों से नाम बातें कर सामने रहे नहीं हैं। आ जाएगा, जो मर्जी आप कर लें, ब्रेक आ जाएगी, माफिया का नाम नहीं आएगा। यहां पे लेते हैं एक ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद उनको कत्ल करने वाले मुजरमान जो हैं उनके लिए सरेआम फांसी देने की जो करारदाद है उसमें कसर राय से मंजूर किया गया है। लेकिन हज़ब इख्तलाफ की जमात पीपल्स पार्टी जो है उनकी जानब से राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो कवानीन हैं वो भी हम पे लागू होते हैं, इसलिए शायद ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि एक पीपल्स पार्टी के अक़लीती रुकन जो है जेम्स इकबाल ने एक बाकायदा जिनसी ज़्यादती के बाद जो कत्ल करने वाले मुलजमान को सरेआम फांसी का ये बिल जो है ये साइनेट की कामा कमेटी जो है उसमें ये भिजवाया था। हकूमती जो वज़ीर है फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने भी इस चीज़ की, हालांकि ये PTI की जानब से अली मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं उन्होंने ये बिल पेश की करारदाद जो कसरत राय से मंजूर हुई। लेकिन हकूमती पार्टी के ये एक वज़ीर जो हैं खिलाड़ी जो हैं फवाद चौधरी साहब उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है और गालिबन शीरी जो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब हैं वो भी शायद इसकी मुखालफत जो करती नज़र आ रही हैं। तो डोगर साहब ये जो बच्चों को सरेआम जो बच्चों के साथ दरिंदगी करके उनको कत्ल करने वाले मुलजमान हैं ये करारदाद जो मंजूर हुई है तो हकूमती पार्टी की जानब से करारदाद पेश होती है, हकूमती अरकान उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो ये किस तरह की यानी पार्टी है, किस तरह ये खल साहब यही तो बात हो रही है कि पार्टी का सर पर है ही कोई नहीं है, पार्टी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। मेरा मतलब है कि हुकूमती एक रुकन जो है वो एक करारदाद लेके आता है कि जहाँ जो कम उम्र बच्चे हैं उनके साथ जो ज्यादती जो की जाती है, जो ये एक मुजरमाना फेल इंतहाई कभी फेल है, उस पर उसके जो जिम्मेदार हैं कितने बच्चे ये कसूर वाला ज़ैनब का वाक़या अभी तक हमें भूलता नहीं है। उस वक़्त भी सारी कौम की ये डिमांड थी कि इसको पकड़कर चौक में फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन मसला ये था कि जज साहब ने कहा जी ऐसा कोई कानून मौजूद ही नहीं है। उस वक़्त भी असम्बली में डिबेट चली थी और उस वक़्त ये था कि इस तरह का अगर कोई कानून होना चाहिए, कम अज़ कम ऐसे मुलजमान जो इस तरह के कभी फेल में फूल जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके साथ अगर इस तरह के जो फेल हैं उसके में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, अगर इस तरह की सख्त सजाएं दी जाएंगी। डॉक्टर साहब एक गैर सरकारी तंजीम जो उसके मुताबिक 11 बच्चे जो हैं कमसन उनसे डेली ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। आप देखिए ना कि NGOs जो हैं वो इस तरह की रिपोर्ट्स लेके आ रही हैं कि जनाब के ये जो कि रोज़ाना 11 बच्चे जो हैं इस तरह के जो वाक़यात हैं उसका उनको सामना करना पड़ता है। बेतहाशा बच्चे कमसिन बच्चे जो हैं अपनी जानों से हाथ धो पड़ते हैं और ये जो दरिंदे हैं ये सरेआम खुले आम, मैंने बेतहाशा केसेस की इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत सारे मुलजिम जो होते हैं वो आधी मुजरिम होते हैं, पकड़े जाते हैं, एविडेंस नहीं होती, अगर सजा भी होती है तो छुट जाते हैं, दोबारा आकर फिर वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, ये बाज नहीं आते। तो अगर इस तरह की सज़ा होनी शुरू हो गई, ओपनली इनको सज़ाए मौत मिलनी शुरू हुई, चौकों पे इनको फांसियां दी गई, तो इससे आप देखेंगे कि ये जो क्राइम ग्राफ है ये यकीनन नीचे आएगा और इस तरह के लोग किसी रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। जिस तरह नन्ही ज़ैनब का जो कातिल था वो किसी भी उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी किसी के पास। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे हमें प्रोग्राम के जरिए चूंकि आज टॉपिक है तो वालदैन के भी ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो अपने जो कमसन बच्चे हैं उनको गुड टच और बैड टच का बताया जाए। स्कूलों के अंदर बाकायदा ये सिलेबस में अब चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि बच्चों को पता हो कि कौन से उनके रिश्तेदार हैं, कौन से उनको छू सकते हैं, कौन से उनके करीब आ सकते हैं, और अगर उनको सड़क पे मोहल्ले में घर से निकलें गली में अगर कोई टाफ़ियाँ कोई चीज़ देता है, चॉकलेट देता है,
तो स्ट्रेंजर जो है उससे उसे चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर उनको पकड़ता है उनको शोर मचाना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स वो क्या कर सकते हैं, तो बाकायदा मैं समझता हूँ कि स्कूलों के अंदर इसके लिए बाकायदा अब इस पर बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए, एक कंपेन इस पर लॉन्च करनी चाहिए। वालदैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपने बच्चों को बताएं। बच्चे माशाल्लाह हमारे आजकल की जो नस्ल है वो बड़े समझदार हैं। उनको अगर बच्चों को बताया जाएगा कि किस तरीके से इस जो ईवल है, किस तरह से इन भेड़ियों से बचना है, किस तरह से इन दरिंदों से बचना है, अगर आपके ऊपर कोई इस तरह का अटैक होता है, आप ऐसे किसी मामले में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर क्या क्या वो प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं जो लिए जा सकते हैं। साहब मुझे एक बात बताएं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। इसके साथ साथ वो पुलिस वाले, वो SHOs, वो DPOs, वो RPOs जिनके इलाकों में इस तरह के केसेस होते हैं और वो इस तरह के लोगों से पैसे खा लेते हैं, उनके बारे में लेकिन उससे ज्यादा जालिम डोगर साहब वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को माफ करते हैं पैसे खा के, जो ऐसे वाकयात को FIR दर्ज नहीं होते, जो कंप्रोमाइज करते हैं। सर ये वो लोग भी जालिम हैं। मैं आपको बताता हूं, जो जैनब जो इंसिडेंट हुआ था उसमें वो पुलिस वाले, वो DPO जो इसमें जिसने ये FIR जिसके दौर में दर्ज नहीं हुई, वो आज भी बैठा हुआ है, वो आज भी ओहदों पे बैठे हुए हैं। मसला ये है कि जो कानून है, कानून में भी तो अमलदारी होनी चाहिए। और दूसरा जो मुल्ज़मान है डॉक्टर साहब, इनको जो पैसों के लिए उनके लिए भी सजाएं होनी चाहिए, उनको भी अबरत का निशान बनाना चाहिए। इन केसों के अंदर उनको बाकायदा ट्रायल करना चाहिए। और साथ ही जो इन मुल्ज़मान के रिश्तेदार हैं, अजीज़ो अकारब हैं, जो अपने बच्चों को बचाते हैं, मुल्ज़मान को, इन दरिंदों को बचाते हैं, पैसे दे के तरले मिन्नतें करके कंप्रोमाइज कराते हैं, ऐसे बंदों को भी साथ चलान करना चाहिए। क्योंकि ऐसे मुआशरे के जो नासूर हैं, और यही आपने देखा वाकयात में कि एक बच्चे से जब ज्यादती होती है तो मुलजम बचता है, वो दूसरे बच्चे से दरिंदगी करता है, तीसरे से करता है, चौथे से करता है। लिहाजा इस मामले में भी देखना चाहिए कि वो पुलिस अफसरान, वो उनके अजीज़ो अकारब जो इसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं, उनके ऊपर भी। तो अब मामला डॉक्टर साहब ये है कि ये तो चीज़ें मैंने बताई, एक सिंध के अंदर जो जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक कंसर्न शो कर रहे हैं, जो काम हुकूमतों का है, जो एग्जेक्टिव का है, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह वो कह रहे हैं कि ना शहरी, ना वफाकी और ना सूबाई हुकूमत जो है वो काम कर रही है। अब जब ये काम हुकूमतें नहीं करेंगी तो अदलिया भी चेक है। अदलिया का काम है फिर कि अवाम के जब फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जब ख़जाने के ऊपर लूट मार हो रही हो, लोगों के हकूक़ गज़ब हो रहे हों, लोगों की जायदादें ज़ब्त हो रही हों, उनके ऊपर कब्ज़े हो रहे हों, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अगर एक्शन नहीं लेगी तो कौन लेगा। उन्होंने कहा कि गुजरी, पंजाब, दिल्ली, PNT सारी कॉलोनियाँ जो गैर कानूनी हैं, उनकी तामीरात जो है उनका इसको फौरी तौर पर मसमार किया जाए। आज फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, जिसमें जस्टिस फैसल अरब भी शामिल है, उन्होंने आज जब ये आगाज़ यूँ ही हुआ, दिल्ली कॉलोनी और पंजाब कॉलोनी में तजावज़ात का मामला जब ज़ेर समात आया, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने विस्तार किया इनके इलाकों में तामीरात कैसे हो रही हैं, ये बताइए तामीरात हुई कैसे, इजाज़त किसने दी। इस पर कंटोनमेंट बोर्ड के हकाम ने बताया कि हमने एक्शन लिया है, कार्रवाई कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से सवाल किया कि आप कानून साजी क्यों नहीं करते, हम कानून बनाएं क्या, हम कोई कमेटी या बनाएंगे, आप फ़ौरन कानून पर अमल करें। लीज का जायज़ा लें तो पूरा DHA फारग हो जाएगा, साथ ही में भी जो उन्होंने कहा वो भी फारग हो जाऊंगा, साथ आपने भी उन्होंने कह दिया। बहरहाल 5 करोड़ रुपए के उनका जो फ्लैट जो है बिक रहे हैं, आप लोगों ने खजाने भर दिए। आखिर ये सब किस, ये डॉक्टर साहब बहुत सारे और भी ऑब्जर्वेशन आई हैं, तो क्या हो रहा है सिंध के अंदर? खैल साहब, सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है। जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन है, ये जरदारी साहब जो हैं, इनके ये जो सारे इश्यूज़ हैं वो आपके सामने हैं। किस तरह से सिंध की सरकारी ज़मीन जो थी उसको औने पौने मलिक रियाज को बेच दिया गया, वहाँ पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ खड़ी कर दी गई। कराची रेलवे सर्कुलर रोड है, वो सारी ज़मीन थी रेलवे की, वो सारी उस पर कब्ज़े कर लिए गए, वहाँ पर बिल्डिंग बना दी गई,
वहाँ पर अब जो नया है बायलॉज की जिस तरह से वायलेशन हुई है कि मतलब कि आप 9 मंजिला प्लाजे जो है वो सरकारी ज़मीनों पर खड़े कर दिए गए। किसने इन वो जो एनओसीज दिए गए हैं, जिन्होंने एनओसीज दिए, जिन्होंने वो 9 मंजिला जो इमारतें खड़ी करवाई, वो लोग जो ने सरकारी जमीनें जो थी वो पैसे खाकर बांट दी गई, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। एक्शन होगा। सर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सिंध के अंदर जो नाजायज़ तामीरात हैं, गैर कानूनी तामीरात हैं, जिस तरह अरबों रुपए ताकतवर जो माफिया है उनकी जेबों में गया, किस तरह गया, कहाँ कहाँ के उन्होंने तामीरात करा दी सरकारी क्वार्टर के अंदर, कौन कौन सी कॉलोनीज़ के अंदर। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल सिंध और अटारनी जनरल को भी कहा, मुखातब करते हुए कि आप फौरी तौर पर इसके एक्शन लेके हमें नतायज चाहिए, और अगर सिंध हुकूमत के पास चले तो वो तो वाइट वाश कर देगा सब के मामले पे। तो मामला ये है, मज़ार कायद जो है उसके मामला भी डिस्कस आया, उसके जो मज़ार है उसको भी आपने छुपा के रख दिया है। किसने उसके सामने फ्लाई ओवर तामीर करने की इजाज़त दी, कैसे दे दी? अतराफ में आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, ग्राउंड प्लस 1 आपने उससे यानी ग्राउंड प्लस 1 थी, उसके बाद अपार्टमेंट बड़े बड़े खड़े कर दिए गए। तो डोगर साहब, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं सिंध के अंदर और सुप्रीम कोर्ट तो एक्शन ले रही है, तो आप समझते हैं कि वाकई इस पे सीरियस है सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत या सर्कल रेलवे बन जाएगा, या ये सारी जो तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हो जाएगा सक्सेसफुली? खल साहब, चीफ जस्टिस गुलजार जो हैं, जब उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के जो डायरेक्टर हैं उनसे ये पूछा कि जनाब ये जो प्लाजे 9 मंजिला खड़े किए हुए हैं ये कैसे बने, तो उन्होंने कहा ये सारे इलीगल हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि तुम अब इस तरह जा नहीं सकते, यानी कि जब ये बन रहे थे उस वक्त तुम सब इनसे पैसे पकड़ रहे थे, इन तमाम लोगों उस वक्त तुमने आंखें बंद की हुई थी, उस वक्त अपनी जेबें गम कर रहे थे, इन सब से पैसे पकड़ पकड़ कर तुमने ये सारे प्लाजे बनवा दिए। अब जब ये बन गए हैं तो अब तुम ये कह रहे हो कि ये इलीगल हैं। इन सारे लोगों को, जितने भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है या जितने भी इस हवाले से लोग हैं, उन सब का भी एहतसाब होना चाहिए। खैर, इन लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, यानी कि इन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जे करवाए। कब्जा करने वाला तो मुझे 6-7 लोग हैं जी। सुहेल बाबू को आप पकड़ लें, आप वहां पे भी एक बुजदार है यार मोहम्मद, उसको पकड़ लें, KMC के लोग हैं, KDA के लोग हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग हैं, ये 6-7 लोग हैं। इनके असर तो चेक करें, अरबोपति हैं ये सारे लोग, अरबोपति। इन्होंने पैसे पकड़ पकड़ कर सारे शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। रेलवे की जमीन पर मैं कहता हूँ किसी की मजाल नहीं कि उसको वहां पे कोई चीज बना सके। यहाँ पे अब सरकारी जगह है, वो कोई जाके बैठ के तो दिखाए, 2 मिनट में कोई बंदा आ जाता है। ये लोग बेगरम कर दें और उसके बाद जो मर्जी कर लें। चीफ जस्टिस को चाहिए कि इन सारे लोगों को घर भेजें, नैब में इनके केसेस भेजें, इनके खिलाफ इंक्वायरी हो। लाहौर में भी यही हाल है, नैब में ऑलरेडी केसेस हैं, उस पर भी मैं पेशरफ बताऊंगा। नाज़रीन, जहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और अभी आप देख सकेंगे हमारा सेगमेंट बकौल अवाम उसामा गाजी के साथ। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।